अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे आपको पता है हमने जो है प्रोकैरियोट्स का जो बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और इसमें हमने जो है स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट जो है कवर कर लिया था, जिसमें हमने जो है इसमें हमने जो स्टडी किया था, ये जो हमने अभी पढ़ाया था जो है इसमें हमने जो है बैक्टीरिया की शेप, पहले जो स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन देखी। क्लासिफिकेशन मतलब जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमने 3 डोमेन सिस्टम भी देखा। ओके, उसके बाद जो है हम जो है आगे तीनों डोमेन्स के बारे में अच्छी तरह हमने स्टडी की इन द डिटेल। फिर हम हैबिटाट पे गए कि बैक्टीरिया का हैबिटाट क्या है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के बाद हम उसकी शेप देखी थी कि शेप के बेसिस पे हमको उसको किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, आफ्टर क्लासिफिकेशन हमने जो है उसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखी थी और पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह देखा था। हम उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे थे, हमने उसके दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिए थे, एक फोटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज कीमोऑटोट्रॉफिक। यस, इसी तरह था। फोटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक हम डिस्कस कर चुके थे। अब ये हमने इनको एक इस डिटेल में स्टडी भी कर लिया था, लेकिन एक फ्लो में आपको मैं इसका आइडिया देता चलूँ कि भाई ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सोर्स लाइक CO2 एंड, और जो है सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और जो है ऑक्सीडेशन एनर्जी लेके, केमिकल एनर्जी लेके, और जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं अपना ऑर्गेनिक फूड। दो वे हैं जिसमें ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। हम अभी बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स जो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किए गए हैं। ओके, ना बैक्टीरिया में जो हमने जैसे देखा था कि भाई फोटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेटिक थे, लेकिन इनमें भी एक डिफरेंस था। इनमें क्या डिफरेंस था? इसमें डिफरेंस ये था कि एक ऑक्सीजनिक था, एक एन ऑक्सीजनिक था। मतलब जो एन ऑक्सीजनिक वाला हमने यहाँ पे देखा था, जो ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि वो H2O को एक जगह H2S को यूज़ करता है। वाइल हमने कीमो ऑटोट्रॉफ में भी देखा था, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ जो है अभी हमें उनको डिटेल में स्टडी करना था। ये क्या करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया? ये ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे और इसके बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेंगे। यस, अभी तक हमने यहीं तक ही डिस्कस किया था। नाउ अब हम इस कीमो ऑटोट्रॉफ को इन द डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फोटोट्रॉफ के बारे में हम जो है पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर 4, मतलब फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है और रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया जिनको हम सल्फोमोनाज बोलते हैं। सल्फोमोनाज ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सल्फर कंटेनिंग एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करेंगे। सही है, क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे। अब आप बोलोगे ये तो एन ऑक्सीजनिक की तरह हुआ, लेकिन एन ऑक्सीजनिक सिर्फ H2S को यूज़ करता है जो हाइड्रोजन डोनर है। ये सल्फोमोनाज हैं जो सल्फर कंटेनिंग एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। ओके, और सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं। वहाँ पे कोई सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज होगा। इसकी एग्जांपल थियोबैसिलस एंड डिनाइट्रिफिकेंस है। देखो, ये सल्फर कंटेनिंग जो क्या करेगा, जो एज अ सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा और एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसमें थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस आता है। फिर आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया जिसमें हाइड्रोमनास कहते हैं। हाइड्रोमनास क्या करेगा? हाइड्रोमनास हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया, किसमें? वाटर में ऑक्सीडाइज किया, और उससे क्या बना ली? उससे उसने एनर्जी बना ली। जैसे हाइड्रोजिमनास, हाइड्रोजिनोमनास एंड स्यूडोमनास, ये इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अच्छा, आयरन बैक्टीरिया थोड़ा सा इसमें डिम हो गया है, लाइट सा हो गया है, क्योंकि बुक में इस जो है PDF इस तरह दी हुई थी। ओके, तो केमिकल एनर्जी ये किसकी यूज़ करते हैं? ये फेरस की यूज़ करते हैं। आपने फेरिक और फेरस तो आई थिंक सुना ही होगा केमिस्ट्री में। फेरस और दोनों ही मतलब जो है क्या क्या है, आयरन है, बट डिफरेंस इनमें सिर्फ चार्जेस का होता है। ये फेरस है जो फेरस को, मतलब आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं, फेरोमनास फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक थियोबैसिलस एंड फेरोबैसिलस। आफ्टर दैट अब हम आगे आते हैं। आगे हैं मिथेनोमनास। मिथेनोमनास मतलब मिथेन बैक्टीरिया, जो क्या करेंगे, जो मिथेन को बाय प्रोडक्ट मिथेन को ऑक्सीडाइज करके बाय प्रोडक्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इक्वेशन इस तरह बनेगी कि CH4 ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 से। ओके,
तो CO2 प्लस H2O इस तरह से बनता है। ओके, तो इसका कहने का भी मतलब यही है, और फिर साथ में एनर्जी भी बनती है। ओके, ई लिख दिया मैंने एनर्जी। तो ये कौन करते हैं, ये मिथेनमनास करते हैं। ओके, एक होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमनास। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल में भी पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन एनर्जी एज ए नाइट्रोजन से लेते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके, लाइक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमनास ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, एंड कार्बन बैक्टीरिया जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी हासिल करता है, लाइक बैसिलस ऑलिगो कार्बोफाइलस, ये एक इसकी एग्जांपल है। ओके, आफ्टर दैट अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड म्यूटलिस्टिक बिहेव, मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। हमने देखा भी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, बट साथ में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये फूड नहीं बनाएंगे, मतलब इनके पास क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, इस सिंपल सी बात है, इनके पास पिगमेंट भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये कोई भी ऑर्गेनिक फूड को मतलब आप जो है इंजेस्ट करके अपना, या किसी तरह भी आप ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी हासिल करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये नहीं बना सकते। ओके, सेप्रोट्रॉफिक इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हेटेरोट्रॉफिक में। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई डेड लिविंग मैटर है, कोई जानवर कोई भी चीज़ मर गई है, और वो अब इस तरह कह सकते हैं कि वो डेड मैटर है, लेकिन वो एज अ अब वो पड़ा हुआ है, तो उसको कहेंगे हम ह्यूमस। अब उस ह्यूमस पे ये बैक्टीरियाज आएंगे, एंजाइम सेक्रेट करेंगे, और उसकी जो है मतलब जो बॉडी है पूरा, जो उसका मतलब जो जितना भी ऑर्गेनिक उसका एरिया होगा, उस पूरे को ब्रेक डाउन कर देंगे एंजाइम्स के ज़रिए, इन सिंपल कर देंगे, उसको सिंपलर प्रोडक्ट इसका बना देंगे, और मतलब उसको पूरा एब्जॉर्ब कर जाएंगे। तो मतलब एज ए डिकम्पोजर्स भी बहुत मतलब इन्होंने रोल प्ले किया है। एग्जाम्पल बैसिलस माइसिटिस एंड एजोबैक्टर इसकी एग्जाम्पल है सेप्रोट्रॉपिक। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो मतलब एज ए पैरासाइट बिहेव करेंगे, मतलब हम कह सकते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है होस्ट की बॉडी में रहते हैं, सही है, और जो है उससे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उसको हार्म पहुंचाते हैं। तो इसी तरह म्यूटलिस्टिक है, लेकिन म्यूटलिस्टिक होस्ट को हार्म नहीं पहुंचाएगा, अभी हम आगे देखेंगे। अब ये पैरासाइटिक है, तो मतलब एक तरह का इफेक्ट दिखाएंगे, उसमें डिजीज कॉज कर देंगे, मे बी ये एनिमल में हो या प्लांट में हो, लाइक पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गए, एग्जांपल विब्रियो कोलेरा जो डिजीज करता है कोलेरा, एंड डिप्लोकोकस नमूनिया ये भी है। नाउ म्यूटलिस्टिक जो एक एसोसिएशन बना के रहेंगे, मतलब एक क्लोज एसोसिएशन बना लेते हैं किसके साथ, होस्ट के साथ, दोनों को बेनिफिट होता है, यहाँ पे नुकसान किसी को नहीं है। कैसे, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, क्योंकि प्लांट के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई दाल का प्लांट है, तो उस दाल में तो वो तो प्रोटीन से रिच होगी, और लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन चाहिए होगी। तो ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे एग्जाम्पल दी होगी लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसको नाइट्रोजन की बहुत मतलब नीड होती है। अब इस प्लांट के लिए यहाँ पे आता है राइजोबियम बैसिलस, सही है, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, अगर ये सॉइल में कहीं भी पाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे फ्री लिविंग। बट अगर ये इसके रूट में पाया जा रहा है, तो हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे म्यूटलिस्टिक। ये इसके साथ एक एसोसिएशन बना ली, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है, इस तरह से उसके रूट में रहता है, और क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन N2 को किस में बना देता है, नाइट्रेट में, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, नाइट्रोजनस कंपाउंड, ताकि क्या करा जा सके, उससे नाइट्रोजन को जो है यूटिलाइज करा जा सके प्लांट में, और जो है न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी नीड है वो पूरी की जा सके। तो एज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एक और एग्जांपल है क्लस्ट्रेडियम, सही है, जो रूट में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट की। नाउ अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। मतलब ये बात कही जा रही है कि अगर फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजनिक वे में हो या
फोटोसिंथेसिस एन ऑक्सीजनिक वे में हो या नॉन ऑक्सीजनिक वे में हो। हेडिंग तो उसकी ये होना चाहिए, लेकिन अब हेडिंग ये दी है तो हम ये रखते हैं। ऑक्सीजनिक वे मतलब जिसमें वो H2O को यूज़ करेगा या ऐसा एच डोनर जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, दैट्स ऑक्सीजनिक। मतलब अब वहाँ पे क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा ही और नेसेसरी है प्रेजेंट होना। और जो है मतलब कौन सा मैकेनिज्म होगा, पूरा फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होगा। बट नॉन ऑक्सीजनिक में H2O का यूटिलाइज होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन डोनर का भी मतलब हाइड्रोजन डोनर की ज़्यादा नीड होती है। और उधर जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है। और यहाँ पे डिफरेंट मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, जैसे हमने एनवायरमेंटल कंडीशन में देखा भी था अभी पीछे। नाउ अब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस तरह होती है, इसको हम एक ग्राफ में भी देखेंगे। फर्स्ट स्टार्ट कर, पहले इसको ग्राफ में देखते हैं, फिर इसको आगे यहाँ पे आके देखते हैं। देखो ये ग्राफ आपको बहुत इजीली शो कर रहा है। ये आपको टाइम शो कर रहा है और ये उसका बैक्टीरिया का डिवाइड होने का नंबर। देखो ये एक फेज़ है लॉग फेज़। इस लॉग फेज़ पे इसका नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, लेकिन जैसे ही ये लॉग फेज़ से मतलब चेंज होता है एक और फेज़ में, दैट्स फेज़ 1 मिनट। इट्स नॉट अ लॉग फेज़, इट्स अ लैग फेज़। यस, ये है लैग फेज़ और ये लॉग फेज़ है जिसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ये लैग फेज़ इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रुका हुआ है। इसमें क्या हो रही है, इससे लेके यहाँ तक यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया अभी ग्रो कर रहे हैं अभी। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि बैक्टीरिया अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लैग फेज मतलब अभी रुके हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है ग्रोथ फेज, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज। इस फेज में वो ग्रोथ स्टार्ट करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं स्टेशनरी फेज तक। स्टेशनरी फेज तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिवाइड करते हैं, मतलब इतने से टाइम में इन्होंने एक लार्ज अमाउंट क्रिएट की। फिर एक आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में डिवीजन रुक जाती है। अब डिवीजन रुकने के बाद थोड़ी देर बाद ही ये एक फेज पे पहुंचते हैं जिसको लॉगैरिथमिक फेज या लॉगैरिथमिक, जिसको डेथ फेज भी कहते हैं। ओके, डेथ या डिक्लाइन फेज आप इसको कह सकते हो, जिसमें उनका नंबर अब कम होना शुरू हो जाता है। तो मतलब पहले लॉग फेज जिसमें नंबर स्टार्ट होगा, मतलब नहीं बढ़ेगा, फिर लैग में कुछ बढ़ेगा नहीं और लॉग में बढ़ना स्टार्ट होगा, और स्टेशनरी में वापस से रिमेन कांस्टेंट एंड देन डेथ में दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो लैग फेज ऐसा फेज है जिस जो उसका वर्ड है उस डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब स्लोनेस एंड डिले। मतलब इमीडिएटली कोई उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो इस इनिशियली रुक जाएगा। मतलब क्यों रुक जाएगा, इसलिए रुक जाएगा कि वो उस मीडियम में ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। कोई सेल डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसका सेल का साइज बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम और मास बढ़ रहा होगा, सेल और अच्छा और तगड़ा हो रहा होगा। एक मीनिंग में हम ये कह सकते हैं ना, कि सेल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होगा। मतलब बैक्टीरिया उस वक्त खा रहा है, सही है, उस वक्त अपनी एनर्जी ले रहा है, और क्योंकि उसको फ्रेश न्यूट्रिएंट मिला है इस वक्त, न्यूट्रिटिव मीडियम मिला है, उसमें भी नहीं ग्रो कर रहा। लेकिन एक फेज़ आएगा जिसको कहेंगे लॉग फेज़। इसमें क्या होगा, इसमें उसकी ग्रोथ जो है वो मतलब अब बढ़ना शुरू होगी। मतलब अब डिवाइड, ग्रोथ एक तरह से बैलेंस हो जाएगी और अब वो डिवाइड होना शुरू होगा, और इतना रेगुलरली डिवाइड होगा, रैपिडली डिवाइड होगा बाइनरी फिजन से, कि बहुत स्पीड से रेट बढ़ेगा। जैसे हमने देखा था अचानक से ग्राफ में ऐसे चलते चलते अचानक से इतना ऊपर तक चला गया, तो क्या हुआ, अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब उनमें डिविजन्स हुई, सही है, ग्रोथ। और फिर जो है मतलब अभी क्यों हुई, ये कंडीशंस उसको कोई मिल गई जिसकी वजह से उसने लेग फेज से लॉग में चला गया। अब लॉग फेज के बाद आता है स्टेशनरी फेज। ऐसा फेज जिसमें स्टेशनरी वर्ड बता रहा है कि वह रुक गया है, मतलब सब कुछ रिमेन कांस्टेंट हो गया है, और इंक्रीज मतलब अब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब वो स्टॉप्ड हो गई है, रुक गई है। अब रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बराबर हो गया है इक्वल टू रेट ऑफ डेथ। मतलब जितने इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, देखो पहले तो बिल्कुल कांस्टेंट था, कुछ भी नहीं था, ग्रो हो रहा था, फिर अचानक से बढ़ना शुरू हुआ है। अब बढ़ना शुरू हुआ तो साथ साथ घट भी रहे होंगे, मर भी रहे होंगे, फिर इतना बढ़ लिए कि अब यहाँ पे डेथ और ग्रोथ दोनों का रेट सेम हो गया, और थोड़ी देर बाद फिर वो सारा रेट कम होता गया और आहिस्ता आहिस्ता डेथ के करीब हो गया, डेथ फेज का। तो ये है डेथ फेज जो कंटिन्यू होता है आफ्टर पॉपुलेशन स्टेशनरी फेज पे पहुंच जाती है, क्योंकि उसके बाद जो है सेल जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन करते हैं और जो है रेट डिक्रीज होता रहता है, मतलब डेथ बढ़ती जाती है और डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट से बढ़ जाती है, और इसको कहते हैं एंड फेज, जिसमें कंप्लीट एग्जॉक्शन हो जाती है न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिएंट सब तकरीबन ख़त्म हो जाता है।
नो, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया किस वे में होता है? बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन में। ये इमेज आपको बहुत अच्छा आइडिया दे रही है कि भाई पेरेंट सेल है, इसमें डीएनए डुप्लीकेट हुआ और साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और ये दो डॉटर सेल बन गए। कोनिडिया मतलब एक तरह का बर्ड टाइप जो होता है वो कोनिडियो फोर से बनता है। ये हाइफे में बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें हाइफेज होते हैं इस तरह से, वो हाइफेज से एक फॉर्म करता है कोनिडिया। इस तरह से हाइफेज के ऊपर ही एक फ्रूटिंग बॉडी लाइक, सही है। उस फ्रूटिंग बॉडी से जो है स्पोर निकलते हैं और वो स्पोर एक परफेक्ट सब्सट्रेक्टम पे गिरते हैं, सही है। और जो है एक और नया बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, सही है। लेकिन हाइफे जो हैं बैक्टीरिया में कम पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये फंगाई में पाए जाते हैं। ओके, अभी बडिंग के बारे में बात करें तो बडिंग इस तरह की आउटग्रोथ होती है जो इसमें पाई जाएगी। आफ्टर दैट बाइनरी फिजन को थोड़ा देखते हैं। बाइनरी फिजन एक मोस्ट कॉमन और फास्टेस्ट वे है जो मतलब इसमें देखा जाता है, सही है। दो सेल को इक्वली डिवाइड करना इसमें बड़े आसानी से हो जाते हैं। और जो है मतलब कॉपी भी हो जाता है जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड में, ये आप देख सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें दो पोल्स फॉर्म हुए हैं, देखो आप देख रहे हो दो पोल्स फॉर्म हुए और बगैर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन, कोई स्पिंडल हुआ जैसे सेल आपने माइटोसिस देखा होगा इसमें स्पिंडल फॉर्म हुआ, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो बैक्टीरियल पोल्स फॉर्म हुए और यहाँ पे बीच में से ट्रांसवर्स सेप्टम डेवलप हुआ। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर सेप्टम, जिसकी वजह से क्या हो गया, सेल डिवाइड हो गया, बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो गया। और ये कितनी जल्दी होता है, 20 से 30 मिनट में। आप सोचो अगर 10 बैक्टीरिया तो 20 से 30 में कितने होंगे, और 24 घंटे के अंदर कितने बैक्टीरियाज बन जाएंगे, सही है। अब कोनिडिया, कोनिडिया जैसे हमने देखा है स्ट्रेप्टोमाइसिस के अंदर एक कोनिडियस लाइक फॉर्मेशन होगी। फंगी ज़्यादातर ये फंगी की तरह ही होता है, इसलिए तो मैंने कहा कि फंगी में होता है। और एक फिलामेंटस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस यहाँ पे एग्जांपल ली गई है, जो इसके अंदर हमें कोनिडिया देखने को मिलता है। और वो कोनिडिया के स्मॉल स्पोर्स हैं जो एक फ्रूटिंग बॉडी पे बनते हैं और एक ट्रांसवर्स सेप्टम इस तरह से बने हुए हैं जो थोड़ी देर बाद उससे सेपरेट होंगे कोनिडियोफोर से। और जो है एक परफेक्ट सब्सट्रेक्टम पे अटैच, मतलब जब परफेक्ट सब्सट्रेक्टम में सूटेबल सब्सट्रेक्टम पे जर्मिनेट करेंगे तो एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा। ना बडिंग, बडिंग जैसा हमने ऑब्जर्व किया है भाई कि कोई भी एक जो साइनोबैक्टीरिया में हम देखेंगे कि या प्लांटोमाइसिटीज के अंदर हमने देखा कि क्या हमें बडिंग देख ऑब्जर्व हुई। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट है सेल का जो डेवलप होते होते स्वेल हो गया, स्वेल एक तरह से फूल गया, देखो आप देखो ना, स्वेल हो गया एक साइड से और उसका साइज बढ़ता गया, सही। साइमल्टेनियसली न्यूक्लिक उसका मटेरियल भी जो है डिवाइड हुआ अंदर, मतलब एक तरह से डिवीजन हो रही है। और जो है मतलब एक एक मदर सेल रह जाएगा, मतलब एक यहाँ इसी का सेल होगा और एक जो है इससे सेपरेट हो जाएगा और उसे हम कहेंगे आउटग्रोथ, उसको हम कहेंगे बर्ड। और वो जब सेपरेट हो जाएगा तो एक प्रॉपर पार्टीशन वॉल बना लेगा और जो है एक न्यू मीडियम में ग्रो कर जाएगा और एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये किससे हुआ, ये किस में देखने को मिलता है, ये हाइफो माइक्रोबियम या रेडोमाइक्रोबियम या वेनिला, रेडोमाइक्रोबियम वेनिलाइम में भी, वेनिलिया में, सॉरी वेनिलिया में भी देखने को मिलता है। Now, हमने जैसे देखा कि बैक्टीरिया ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये ट्रू है कि बैक्टीरिया सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिक रिकम्बिनेशन म्यूटेशंस जो हमें ना इस तरह की एक तरह की हम कह सकते हैं फीचर्स दिखाता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अभी हम जैसे देखेंगे कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और जो है ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमें ऐसा लगेगा जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किस बिहाफ पे वो उन्होंने मतलब इसको जो है हम ये देखेंगे कि इसको सेक्सुअल मोड कहा गया, लेकिन ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि जिसमें एक मेल गैमेट आए एक फीमेल गैमेट आए, दोनों में क्या हो, दोनों में ना तो आइसोगेमी हो ना एक मतलब इस तरह हो कि एक जो है नॉन मोटाइल हो और थोड़ा बड़ा साइज का हो और एक छोटा साइज का हो और मोटाइल हो जो यहाँ तक पहुँचे इसके पास, और इसके पास पहुँचने के बाद इसको फर्टिलाइज करे, दोनों का अंदर जो है कैरियोगेमी हो, ओके कैरियोगेमी हो, और जो है उनके साइटोप्लाज्म भी आपस में मिक्स हो। तो ये सब चीज़ें जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं। लेकिन बैक्टीरिया में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो होता नहीं कि जो जिसकी वजह से कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, लेकिन ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मोड हम नहीं कहेंगे, लेकिन इनको हम एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मान लेते हैं, सही है।
तो कुछ बुक में आपको ये जो चीज़ें दिखेंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखेंगी, बोलेंगे कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होती जैसा हमें पता है, लेकिन ये कुछ जेनेटिक रिकम्बिनेशन एक्सीडेंटली कह रहा है या रेगुलरली, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में म्यूटेशंस पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है कंजुगेशन, जो एक सेक्सुअल मोड है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है दूसरे में थ्रू कॉन्टैक्ट। देखो ये इसका पिलाए है। पिलाए तो आपको पता ही है, जो हमने सेल के चैप्टर में पढ़ा है, ये प्लाज्मिड और ये क्रोमोसोमल डीएनए है। ओके, ये क्रोमोसोमल डीएनए है। ये डोनर है जो अपना पिलाए इसके साथ जोड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज के साथ। सही है। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। सही है। इसको हम कहेंगे रिलैक्सोसोम ट्रांसफेरोसोम। ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो इस प्रोसेस में डीएनए एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसमें भी अब क्या होता था, एक सेल आके दूसरे को अपना डीएनए ट्रांसफर करता था, एक तरह की मेटिंग हुई। ये इसको हम मेटिंग पेयर कहते हैं। मतलब एक डोनर है और एक रेसिपेंट है जिनके दरमियान पाइलस की वजह से मेटिंग हुई। सही है। ये इसने अपना पाइलस इसमें अटैच किया और इस जो है आपस में ज्वाइन हो गए। सही है। तो ये एक तरह का पैरासेक्सुअल मोड है। कैसा है, नॉट अ सेक्सुअल मोड, इट्स अ पैरासेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ जीन एक से दूसरी जगह में एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ट्रांसफ़र हुआ। सही है, डोनर से रेसिपेंट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माना गया, लेकिन नॉट अ ट्रू। ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, यूनि डायरेक्शन में। या तो यहाँ से आया होगा या यहाँ से आया होगा, और इससे एक रिकम्बिनेशन और एक रिकम्बिनेशन फॉर्म हो गया, जो जेनेटिक कंबाइन कंबिन मतलब जो दो जीन्स में कंबाइन हुआ है, तो एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन फॉर्म हो गया। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर से कोई डीएनए आ जाए, देखो, और आके एंटर कर जाए, अपटेक ऑफ डीएनए बाय कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। किसी कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया से डीएनए आ जाए और उस डीएनए को एज इंटीग्रेट कर ले। इंटीग्रेट क्या, इसी के साथ मिक्स कर ले। सही है। या उसको जो है एज अ प्लाज्मिड बना ले, तो ये क्या होगा, ये उसको एक फीचर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक सेक्सुअल मोड में एक तरह से इसको रखा जाता है। तो ये एक बैक्टीरिया जिसको डीएनए के एनवायरनमेंट में रखा गया, जिसकी वजह से वो डीएनए जो है उसी को मतलब अब वो डीएनए कौन इंट्रोड्यूस कराएगा, वो साइंटिस्ट कराएंगे, और वो डीएनए क्या हो जाएगा, वो उसी का ही एक मतलब कह सकते हैं पार्ट बन जाएगा, उसी के न्यूक्लियस का एक हिस्सा कह सकते हो आप, जो भी कहना चाहो। अब ये सर्कुलर डीएनए जो इसमें अगर बना तो वो प्लाज्मिड बनेगा, और अगर इंटीग्रेट हुआ इंटीग्रेज एंजाइम के जरिए, तो फिर वो जो उसके न्यूक्लियोइड्स है उसके साथ मिल जाएगा। ओके, तो ये कॉपीड भी हो सकता है, और जो है पास ऑन डिसेंडेड वे में पास भी हो सकता है। ओके, एक होता है ट्रांसडक्शन। जैसे आपको पता है भाई कि बैक्टीरिया फाग के बारे में आपने पढ़ा होगा। बैक्टीरिया फाग क्या करता है, अपना न्यूक्लियस, अपना मतलब जो भी डीएनए मटेरियल है, जीनोम है, किसी भी सेल में, सेल के अंदर मतलब उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर उसकी कॉपीज़ बनती हैं। वो कॉपीज़ बाहर आ गई, फॉर एग्जांपल ये किसी डीएनए को उसने जो है इन्फेक्ट किया था, उस डीएनए से की कॉपीज़ बाहर आ गई, और इन कॉपीज़ ने जाके किसी और डीएनए को वापस से इन्फेक्ट कर दिया। ओके, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसड्यूस हुआ, इसका डीएनए लेके इसमें जो है क्या कर दिया, ट्रांसड्यूस कर दिया। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र कर देना किसी फेक के ज़रिए एक जीनोम को दूसरे जीनोम में, जैसे ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, बैक्टीरिया हमारे फूड में पाए जाते हैं, लाइक अभी योगर्ट, दही, चीज़, विनेगर, ये सब माइक्रोब से बनाए जाते हैं। इन्हीं से हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। ओके, यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन में। अगर डिकम्पोज ना हो तो हम जो डेड बॉडी है उसको कहाँ लेके घूमेंगे, हाँ, कहीं भी नहीं। इसलिए तो जो भी मुर्दे को, जो भी मतलब जो मर जाता है उसको कब्र में दफना देते हैं, तो एक दो साल तो कम बोल रहा हूँ, तकरीबन 100-200 साल बाद उसकी बॉडी आपको नहीं मिलती, बल्कि उसकी जगह हड्डी में कुछ में तो हड्डियां भी नहीं बचती हैं, हड्डियों को भी डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये सब रोल प्ले कर रहे हैं बैक्टीरिया को, और इनका एक बहुत बड़ा थैंकफुल रोल है, क्योंकि अगर ये डिकम्पोज नहीं होते तो आ, हमारे को पेट्रोलियम्स कहाँ से मिलते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो जिसमें ये रोल प्ले करते हैं। ओके, आपके घर में योगर्ट बनती है, चीज़ बनती है, विनेगर बनता है, अगर ये नहीं होते तो ये नहीं बनता। सही है। फॉर एग्जांपल, आप जो पल्सेस खा रहे हो, और जो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे राइजोबियम लेग्यूमेंस लेग्यूसरम,
वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो बैक्टीरिया के ज़रिए कर रहा है। लेकिन अब बैक्टीरिया को उससे क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया को उससे फूड मिल रहा है, इसलिए बैक्टीरिया उसके साथ एक एसोसिएशन बना के रह रहा है, सिम्बायोटिक, ओके, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। अब ई कोलाई एक ऐसा, हम जिसको एक वेक्टर लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ओके, तो मेडिकल रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बैक्टीरिया को हम उसमें भी यूज़ करते हैं। ई कोलाई से हम एंटीबायोटिक्स, एक एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक्स है, ये भी जो है सिंथेसिस करते हैं। और जो है इससे हम कुछ कमर्शियल प्रिपरेशन भी करते हैं, लाइक रिबोफ्लेविन, विटामिन B2 और विटामिन K की भी। प्लाज्मिड जो ऑल्सो एक वेक्टर है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज़फुल रहता है। इसके बाद आता है बैक्टीरिया का रोल। तो बैक्टीरिया का हर जगह रोल आपको देखने को मिल रहा है। बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजिशन भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि ये फूड को स्पॉइल भी कर देते हैं, फूड को ख़राब भी कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, ये एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के साथ नाइट्रोजन फिक्स कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे ये नोडुलस से प्लांट का, ये इसके कॉर्टिकल सेल है। अभी हम जब चैप्टर 10 के बाद पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि भाई किस तरह से जो है उसकी रूट्स वगैरह होती है। तो उसका कॉर्टिकल सेल है, ये रूट हेयर है, नोडुलस वाले हिस्से तक पहुंच के वहाँ पे जाके ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। इस पे मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से टॉपिक बना के आपको बताऊँ कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह होती है। बल्कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपकी 10 में दी है, लेकिन राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में इंटर करता है और उसमें जो है एक इन्फेक्ट थ्रेड बनाता है। ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गट में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। लाइक अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज दिए हुए हैं, इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, और जो है बैसिलाई, और सिडमनास, नेसेरिया, ये सब इसमें दिए हुए हैं, विब्रियो स्क्लेरा। इन सब का एक बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन बैक्टीरिया का जितना रोल इम्पोर्टेंस है उसी उतना ही उनके हार्म भी हैं। लाइक ये प्लांट्स में और एनिमल में डिसीजेज भी कर देते हैं, बीमारियां कर देते हैं, फूड को सड़ा देते हैं, देखो आपको दिख रही है इमेज। और सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे फूड को डिके भी कर देते हैं, उस खराब कर देते हैं, मतलब अब खाने के काबिल नहीं बचता। और कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो वो अगर उन टॉक्सिक हमारे फूड पे कर दें तो उससे क्या होगा, फूड जो है पॉइजन हो जाएगा। अब उसको खाने से इलनेस या डेथ तक हो सकती है। एक बैक्टीरिया है कॉलेस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, या बोटुलिज्म नाम की डिजीज़ करता है जो फूड पॉइजनिंग है, और बहुत बड़ा रोल, मतलब फैटल प्रॉब्लम बन जाती है। अब हम बीमारियां, मतलब डिजीज़ के बारे में देखेंगे। पहले मैन, मतलब एनिमल्स में जो होती है, और फिर उसके बाद प्लांट्स में। फर्स्ट आती है कोलेरा, जो विब्रियस कोलेरा करता है। विब्रियस कोलेरा एक तरह की इस तरह की डिजीज़ करता है जिसमें अगर हम देखें, जिसमें अगर इसकी कुछ सिम्टम साइंस देखें तो पर्सन को डायरिया, मतलब एक का हम कह सकते हैं लूज मोशन जिसको कहते हैं, नौजिया, उल्टी की फीलिंग आना या वोमिटिंग हो जाना, रात को नींद नहीं आना, और जो है डिहाइड्रेशन, लेथरेगी, मसल्स में क्रैम्प होना। अब इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए, तो हमें क्या करना होता है, ORS लेना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ये पैसिलेटेड डिफ्यूजन जो होती है उसके ज़रिए आयंस मूव करते हैं। तो एक एक इस तरह की डिफ्यूजन होती है जो यूनिपोर्ट नहीं होती। यूनिपोर्ट एक नाम की होती है, एक अलग टाइप की, इसका नाम तो मैं अभी नहीं बता रहा, ठीक है, और अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा, तो एक तरह की जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है, एक तो होती है यूनिपोर्ट, जिसमें क्या होता है सिर्फ सिंगल मोलिक्यूल इस तरह से मूव कर जाता है, ओके। और एक होता है जिसमें फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल होंगे तभी उनका ट्रांसपोर्ट होगा फैसिलिटेटेड से, वरना नहीं होगा। तो इसी तरह जो मतलब शुगर है, उसका ट्रांसपोर्ट कब होता है, जब कोई आयन आएगा या सक्रोज हो, या उसका ट्रांसपोर्ट जब होगा जब कोई सोडियम आयन आएगा। तो इसलिए हमें आयंस का इम्बैलेंस होने की वजह से हम ORS का यूज़ करते हैं, ओके। थ्रिस्ट, ड्राई स्किन, और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, और ड्राई माउथ, ये भी हो जाता है। और साथ में एंटीबायोटिक्स, और इसके लिए हमें रिहाइड्रेशन करना पड़ती है, ORS लेना पड़ता है, जिससे ये विब्रियस कोलेरा नाम की बीमारी जो है, मतलब जो कोलेरा नाम की जो बीमारी है, वो उससे मतलब पर्सन ट्रीट कर पाता है अपने आप को। टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफी करता है, ओके। ये जो है
ये जो बीमारियां हैं ये एंटीबायोटिक्स से हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स होती ही बैक्टीरियम को किल करने के लिए। हम क्या करते हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं हम उनमें लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स हमें एक और भी रोल प्ले करती है कि हम जो भी हमें सिम्टम्स होते हैं ना, उन सिम्टम्स को ख़त्म करने के में एंटीबायोटिक्स का रोल रहता है। ओके, अब साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड करता है, अब इसमें क्या होता है कि हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, स्किन में रैशेस आ जाते हैं, वीकनेसेस, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है और हेडेक, सर में दर्द भी रहता है। अब इसके लिए क्या करना है, हाइजीनिक रहना है, ड्रिंक है, वाटर अच्छी तरह पीना है। क्योंकि सबसे ज़्यादातर अगर आप बीमारियों का इलाज ढूंढोगे ना, तो उसमें मोस्टली बीमारियों का इलाज में आपको ज़्यादातर हाइड्रेशन मिलेगा। हाइड्रेट रहो, हाइड्रेटेड रहने से मोस्टली ज़्यादातर बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो मतलब हाइड्रेट रहो और ज़्यादातर घर में पानी पीते रहो। पानी पीना कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, सही है ना। इस जब उसमें आलस करेंगे तो फिर एज एक नुकसान से हो जाएगा। और ज़्यादातर वाटर कौन सा पियो, क्लीन वाटर। ये होता है ना कि भाई कोई क्लीन चीज़ ना खाया जाए, हाइजीनिक ना रहा जाए ना, तो उससे फिर बीमारियां भी लग जाती है। और अगर टाइफाइड है तो उसमें डॉक्टर को विजिट करना तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम खुद डॉक्टर तो है नहीं जो दवाई दिलाएं। फिर एक होता है टीबी। हमने टीबी सुना लेकिन पूरा नाम आज तक नहीं पढ़ा होगा ना, ट्यूबर क्लोसिस, जिसको मायोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस नाम का बैक्टीरिया करता है। क्या होता है इसमें, कफ, खांसी बलगम के साथ होती है, जिसको आप बलगम कहते हो ना उर्दू में, फेलगम इसको इसमें बोलते हैं। फटीग, थकावट होगी, फीवर, चिल, और जो इसमें भूख कम लगेगी क्योंकि एंजाइमल एक्टिविटी रुक जाती है, और वेट जो है भी लॉस हो जाता है बहुत से। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्राउड के एरिया से दूर रहना, सही है। कंजेस्टेड प्लेस जो होता है, बहुत ज़्यादा रश वगैरह, सही है। और मास्क पहनना और सैनिटाइज रहना, सही है। अब नमूनिया कैसी बीमारी है, नमूनिया जिसको स्टेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया करता है। इसमें कफ होता है, लेकिन इसमें कफ के साथ ब्लड भी आता है, मतलब म्यूकस भी आता है। म्यूकस तो आम सी बात है, लेकिन ब्लड भी आ जाता है बहुत सी बार। फीवर और स्वेटिंग होती है, और चिल, मतलब कह सकते हो कि भाई एक हालत इस तरह होती है कि बस थकावट सी। और ब्रीथिंग में भी मसला आता है, ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही हो। लेकिन और चेस्ट पेन, फटीग, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, बिल्कुल सिंपल सी सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सारी सिम्टम्स एक दूसरे से मैच करती हैं, सही है। कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं जो उन डिजीज़ को मतलब बहुत परफेक्टली क्या कर रही होती हैं, स्पेसिफाई कर रही होती हैं। ओके, अब इसमें भी क्या करना होता है, इसमें हाइजीनिक रहना है, ईट क्लीन, कुक फूड प्रॉपरली, मतलब पूरा पका हुआ फूड अच्छी तरह खाया, एक्सरसाइज वगैरह, और स्मोकिंग वगैरह ना करा जाए नमूनिया में। अब प्लांट में जो है डिजीज़ दी है, प्लांट में सिर्फ 4 डिजीज़ दी है। फर्स्ट है लीफ स्पॉट, जो सीडोमोनास और ज़ैंथोमोनास करता है। निक्रोसिस नाम के इसमें साइन और सिम्टम्स दिखेगी। निक्रोसिस आपको ये दिख रहा है, मतलब लीफ में स्पॉट आ जाएंगे, लार्ज और ब्लैक ब्लॉच आ जाएंगे, सही है। और जो लीफ टर्न कर जाएगा, देखो कर्ल कर गया। शूट और बर्ड जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी इसकी, आप लीफ की हालत खुद देख के बता सकते हो। अब इसमें हमें क्या होता है, इसमें हमें जो है पैथोजन के टेस्टेड सीड के ज़रिए इसको हमें इस पे मतलब प्रॉपर स्प्रे करना पड़ता है, ताकि जो है इसका ट्रीटमेंट किया जा सके। एक होती है ब्लाइट इन प्लांट बाय बैक्टीरिया, अर्वीनिया, एमाइलोवेरा एंड जेंथोमनास ओएजाई। ये 2 तरह के मतलब जो है बैक्टीरिया कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है, येलो ब्राउन कलर का लीव हो जाएगा, और जो उसके जो पैरेन्काइमा सेल होंगे ना वो डैमेज हो जाएंगे। पैरेन्काइमा सेल अभी हम आगे चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सारे सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा वैसे भी बहुत सॉफ्ट से सेल होते हैं, ये सॉफ्ट स्पॉट सेल जो होते हैं ये मतलब ड्राई हो जाएंगे। लीव्स, इसके फ्लावर, फ्रूट, ये सब ड्राई हो जाएंगे। और केमिकल अब इस कंट्रोल करना पड़ेगा हमें इसके लिए, और जो है हमें जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। फिर आता है बैक्टीरिया सॉफ्ट रोट, मतलब ये अर्बीनिया कैरोटिवोरा नाम का बैक्टीरिया इसको जो है मतलब करता है। इसमें क्या होता है, प्लांट का जो मतलब आप अंदर वाला ऐसा देख पा रहे हो कि वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और वाटरी हो जाता है इनर साइड का, प्लांट का टिश्यू जो होता है। अब इसमें क्या होता है, पूरा प्रॉपर इंस्पेक्शन लगती है प्लांट के सीड के लिए, और जो है हार्वेस्टिंग अवॉइड की जाती है। और इसमें अब जो है मतलब उसको वेट कंडीशंस में नहीं रखा जाता।
अब क्योंकि ये वाटर की प्रेजेंस की वजह से हुआ, क्योंकि इसमें वाटर जो है फिल हुआ, जिसकी वजह से सॉफ्ट एंड वाटरी मतलब अंदर सीड का ऐसा हो गया। ओके नाउ बैक्टीरिया विल्ड डिजीज। बैक्टीरिया विल्ड डिजीज में क्या होगा, अर्वीनिया ट्रैकिफिला, ये उसको अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, डिजीज होती है और ब्लॉक हो जाती हैं वेजल्स, अंदर की वेजल्स वैसे भी छोटी होती हैं, वो वेजल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट डाई हो जाता है। सही है, प्लांट डाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स, बिटल्स वगैरह जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और जो है मतलब हमें फिर उस पर जो है इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना पड़ेगा। ना अब हम हार्मफुल बैक्टीरियाज को किस तरह से मतलब कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे नेचर में है, उसमें कुछ हार्मफुल भी होंगे कुछ बेनिफिशियल भी होंगे, तब उनसे किस तरह बचा जाए। तो उसके लिए जो है कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबल, इस तरह के लिए। और कुछ प्रोसेस भी हैं लाइक स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वायरसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं, और मेडिकल में भी इसको यूज़ किया जाता है, ताकि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट के लो या आप उनको जो भी उनको जो है स्टरलाइज किया जा सके, बैक्टीरिया और जो भी मतलब वायरसेस हैं उनसे उनको मतलब जो है क्लीन किया जा सके। डिसइंफेक्शन जो है इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं। अब इनिशिएट तो हम इसको इस तरह करेंगे कि भाई इस हम एक आइडियल इन्फेक्टेंट मतलब कोई एंटीसेप्टिक केमिकल एजेंट लेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। लेकिन अब हम ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम करते हैं, ताकि जो डैमेज मटेरियल को ट्रीट करा जा सके और डैमेज बगैर उसको डैमेज किए। सही है, अब कुछ डिसइंफेक्टेंट की एग्जांपल दी है, ये सारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं। फिनॉल, जिस ये भी एक डिसइंफेक्टेंट है जो मतलब सबसे पहले फाउंड हुआ, ढूंढा गया जॉस प्लेस्टर्स के ज़रिए। ये जो एक स्टैंडर्ड है और मोस्ट यूज़ मतलब ज़्यादातर यूज़ करे जाने वाला एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है। हैलोजेंस भी हैं, जितने भी हैलोजेंस हैं वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, लाइक आयोडीन एंड क्लोरीन। हैवी मेटल्स जो एंटी माइक्रोबल एबिलिटी रखते हैं माइक्रोब से लड़ने की, लाइक सिल्वर, जिसको सिल्वर नाइट यूज़ किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट में, आइज ऑफ न्यू बोर्न टू गार्ड अगेंस्ट। ठीक है, मतलब नाइसेरिया गॉर्निया नाम का जो इन्फेक्शन होता है, उसमें आइस के लिए प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है, तो अब आइस की प्रोटेक्शन के लिए हम सिल्वर को यूज़ करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसकी वजह से क्लीनेंस रहती है। एल्डिहाइड, दो तरह के एल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड। ओके, ये इनएक्टिवेट कर देता है माइक्रोबल प्रोटीन को, उनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग होती है उनकी, तो वो उसके फंक्शनल ग्रुप को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ओके, इथाइलिन ऑक्साइड, ये स्टरलाइजेशन में अचीव किया जाता है। इसको जो है इथाइलिन ऑक्साइड कहते हैं। ये प्रोटीन को डिनेचर करता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम, और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनमें स्पोर भी नहीं बनने देता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी होंगे लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो अल्टरनेशन में हेल्प कर मतलब कंट्रीब्यूट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ना फूड प्रिजर्वेशन, फूड को अगर हम प्रिजर्व कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड के ज़रिए, मतलब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड से हम लो माइक्रोबल पॉपुलेशन बनाएंगे, लाइक बेंजोइक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड। हम फॉर एग्जांपल अगर हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स लाइक जो बायोसिंथेसिस, अब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किस लिए करते हैं हमें ये पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या कही जाती हैं, ड्राइव की जाती हैं, लाइक स्टेप्टोमाइसिस एंड पेनिसिलियम। ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, ये किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंटीबायोटिक्स सेल वॉल को की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस और डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, और साथ में एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, मेटाबॉलिक पाथवे को भी डिस्टर्ब करती हैं और उनको इंटरफेयर करती हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट रोल हैं जो बैक्टीरिया को हर मतलब जो है किल करने में आसानी पैदा करते हैं। फिजिकल मेथड क्या है, ये तो सारे थे केमिकल मेथड। फिजिकल बॉइलिंग, अगर हम 100 नेचर पे जाएं तो 100 सेल्सियस पे जाएं तो वो प्रोटीन को डिनेचर कर देगा, मेम्ब्रेन डिनेचर हो जाएगी। ओके,
या हम उसको ड्राई हीट ओवन में रख दें 170 सेल्सियस 2 घंटे के लिए, वो प्रोटीन डीनेचर कर देगा। इंसेरिनेशन, डायरेक्ट फ्लेम के सामने रख दें, सही है, उसको बर्न कर देंगे पूरा बैक्टीरिया को। ऑटोक्लेव, मतलब इसमें उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दें, 121 15 to 40 मिनट के लिए, एक स्पेसिफिक जो है प्रेशर पे 15 psi पे। इससे भी प्रोटीन डीनेचर होता है, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इससे उसका प्रोटीन डीनेचर हो रहा है। एक होता है पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन 32 सेल्सियस 15 सेकेंड में दिया जाए या 138 सेल्सियस 2 सेकेंड में दिया जाए तो क्या होगा, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, मेम्ब्रेन अल्टर हो जाएगा और इससे फूड स्पॉइल नहीं होगा, सही है। इसीलिए हमने देखा है पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इसको अपने घर में भी यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे कहाँ, फॉर एग्जांपल आपके घर में दूध आता है, उस दूध को आने के बाद गर्म किया जाता है, किस लिए, ताकि वो स्पॉइल ना हो, फटे ना, सही है। एप्पल जूसेस में, हनीज में और इंजेस्टेबल लिक्विड में भी पास्चराइजेशन यूज़ की जाती है। रेफ्रिजरेशन क्या करता है, रेफ्रिजरेशन 0 सेल्सियस 7 सेल्सियस पे ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाती है, मतलब फूड को हम प्रिजर्व कर पाते हैं। इसलिए तो हम सारे फूड को किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ताकि फूड ख़राब ना हो और उसको नेक्स्ट डे तक भी खा सके, है ना। फ्रीजिंग -2 पे क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टॉप कर देता है, माइक्रोब्स किल कर देता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो है मतलब उसमें ग्रो होने नहीं देता, जिसकी वजह से उस मतलब जो भी हम लेबोरेटरी का कल्चर है या मेडिकल स्पेसिमेन है वो सेव रहता है। फिर आता है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, भाई अब टेम्परेचर बढ़ा दें, इससे प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। अब प्रोटीन डीनेचर मतलब लाइसिस हो गई और फूड प्रिजर्व रहेगा। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, हम 1 से लेके 3 ATM तक आपका प्रेशर प्योर ऑक्सीजन का इनहेल कराते हैं, जिससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाती है। सिंपली हमें क्या करना है, बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देना, जिससे ग्रोथ रुक जाती है। और ट्रीटमेंट हम इससे मतलब जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है जिसमें हम गैस गैंग्रीन नाम का इन्फेक्शन मतलब जो है ट्रीटमेंट करते हैं सब कुछ इन्फेक्शन का। अब सिंपल डेसिकेशन, जिसमें क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, किस तरह से, ड्राई करके, ड्राई सरफेस देंगे, मतलब हम उसमें क्या करेंगे, हम वाटर को रिड्यूस करेंगे, वाटर एक्टिविटी को, मतलब सॉल्ट और वाटर का एडिशन करेंगे और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे, जिससे अब इनकी वजह से लाइसिस हो जाएगी मेम्ब्रेन और चीज़ों में, तो वो बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। लाइक लायोफाइलाइजेशन, इसमें क्या होता है, हम उसको रैपिड फ्रीज करते हैं, कोई वैक्यूम कंडीशन मिल जाएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको रैपिड फ्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएंगे और प्रिजर्व फूड को हम जो है प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, सही है। और लेबोरेटरीज कल्चर में भी हम ऐसे रिएजेंट्स को सेव करके रखते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशंस, अगर हम कुछ रेडिएशन का एक्सपोजर दें, एक्स रेज, गामा रेज, ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है और जो है बॉन्डिंग्स डीएनए के अंदर जो होती है वो उनको भी तोड़ देता है आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया को नुकसान होगा और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। फिर आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें हम मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं 0.2 माइक्रोमीटर की, अगर इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा कोई स्मॉलर चीज़ होती नहीं है, वायरस से होता है फिर तो मतलब इससे जो है हम सेपरेट कर लेते हैं बैक्टीरियाज को, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन से। और जो है हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन लाइक विटामिन, एंटीबायोटिक और इन मीडिया से हम जो उसको पास करते हैं ताकि बैक्टीरिया का रिमूवल हो सके। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, कुछ ऐसी भी रेडिएशन होती है जो नॉन आयनाइजिंग होती है, लाइक यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर देते हैं, मतलब जिससे क्या होगा, थायमीन में म्यूटेशन होगी और जिसकी वजह से वो सरफेस स्टरलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम स्टरलाइजेशन में भी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी मटेरियल में और वाटर प्योरिफिकेशन में भी। ओके, तो लेक्चर यहीं तक था और कंप्लीट हो गया है ये लेक्चर। एंड का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे मेथड्स दिए हुए हैं तो कंट्रोल इसको पहले रीड भी कर लो, उस पर एमसीक्यू बनना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो आपका था डिजीज़ का। डिजीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी मतलब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन
और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आज हमने पढ़ा, और इससे पहले वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि भाई एंडोस्पोर फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर, शेप। अच्छा, पहला पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट को देखना ताकि लास्ट पार्ट समझ में आए, सही है ना। लास्ट पार्ट अभी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया होगा अगर आपने ये अभी देखा है। और जो है इसका इंट्रोडक्शन और इसकी क्लासिफिकेशन, अभी ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आगे आगे 5 से 6 चैप्टर आपके, 3 बल्कि 5, तकरीबन 4 से 5 चैप्टर इसी पे बेस है। अभी हम मोनेरा पढ़ेंगे, मोनेरा हमने पढ़ लिया है। प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, प्लांटाए पढ़ेंगे, फंगी पढ़ेंगे, एनिमल पढ़ेंगे। प्लांटाए के जो है चैप्टर 10 भी मतलब प्लांटाए पे ही दिया हुआ है, उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब के बारे में देखेंगे। तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन समझ पाओगे ना, तो आप ये नहीं कंफ्यूज होगे कि इन सारों को क्लासिफाई क्यों कर रहे हो, और इन सब की इतने सारे अभी आगे जाके इतने सारे ग्रुप्स बन जाएंगे कि उसमें कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। तो इसलिए एक फ्लो में लेके चलो, ये एक तरह से स्टोरी बुक समझो, बायो की बुक नहीं है, सही ना। ताकि ये सारे एक तरह से आपको स्टोरी के एक सीक्वेंस में याद हो जाए, मतलब इनको रटना ना पड़े। क्योंकि ये एक तरह का एवोल्यूशन भी है, अगर हम देखें तो एक तरह का एवोल्यूशन है जो हमें पता होना चाहिए, वरना फिर आगे जाके मसला होगा आगे क्लासों में। तो आई होप आपको इस लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।